भाग्य को कोसने वाले। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही आकर घरता है, हर झंझट मेरे ही सर पड़ती है। एक दिन इसी तरह अपने आप को बैठा हुआ कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वहीं पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान व्यक्ति जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है मजे का, ना इसे खाने की चिंता, ना पीने की, ना पहनने की और ना ही परिवार की शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है, सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, जीवन तो यह जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, तो अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे मनुष्य, क्या यह हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर यह व्यक्ति हैरान रह जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी इस जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि हे मनुष्य, एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे बाज से इंसान दोबारा नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसे तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है, कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है और सोचता है क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का एक ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करेंगे, खुली हवाओं में उड़ेंगे। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है, हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लूं और वहीं पर खा लूं, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहां कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है, जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। शाम का समय नजदीक आ जाता है तो मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा होता है कि रास्ते पर थककर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब यह उस पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की तरफ उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ूं और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है यह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में, हवा में उड़ता रहता है लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, यह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है
लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर यह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है, तो यह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार चिड़िया मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। आज इसे कोई बीमार चिड़िया नहीं मिलती। यह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार पकड़ा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को अपने घोंसले में सोया होता है, गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर एक जगह फेंक है और वे कहीं दूर दूसरी जगह फेंकते हैं। तो यह जहां पर गिरता है वहां नीचे एक नोकदरा लकड़ी पड़ी होती है जो इसके पंजे में गड़ जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है पर यह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुपकर बैठा रहता है। बड़ी मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियां और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ फिर पहले के जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले के जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह घायल हो चुका है। इसके पंजे में जो लकड़ी लगी थी उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह छत बिछत हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोच होता है और फिर अपनी चोंच के माध्यम से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया इसे मिल जाए, लेकिन कहाँ बार बार कोई बीमार चिड़िया मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ तो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौओं का एक झुंड मिलकर इसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आकर इसके घाव में चोंच मारने लग जाते हैं। उन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर इसके पीछे आ जाते हैं। तो यह फिर उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन वह इसका पीछा नहीं छोड़ते और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौओं का झुंड बाज को परेशान करता है और उनका पीछा नहीं छोड़ता तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। कौवे भी उसके पीछे उड़ते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वो नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है। लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो यह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर आकर इसे परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालत में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह बद से बदतर होती जा रही थी। चौथे दिन जब यह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बचती और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगता है, तो यह किसी तरीके से उड़कर पास ही इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवा लेता या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूं, परेशान हूं, मेरे साथ यह परेशानी है।
लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पे अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाकर जाती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी पंडित था। वह अपने एक बचपन के घनिष्ठ मित्र से मिलने के लिए किसी दूसरे गांव जा रहा था, जो कि बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था। उसका गांव काफी दूर था और रास्ते में कई और छोटे छोटे गांव भी पड़ते थे। पंडित अपनी धुन में चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक आदमी मिल गया जो दिखने में बड़ा ही हष्टपुष्ट था। वह भी पंडित के साथ ही चलने लगा। पंडित ने सोचा कि चलो अच्छा ही है, साथ साथ चलने से रास्ता जल्दी कट जाएगा। पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को ये नाम बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में और कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे चलते रहे, तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। ठीक है, कहकर पंडित अपनी धुन में चलता रहा। तभी एक भैंसे ने एक आदमी को मार दिया और जैसे ही भैंसे ने आदमी को मारा, लगभग तुरंत ही महाकाल वापस पंडित के पास पहुंच गया। चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक छोटा सा मंदिर था। ठहरने की व्यवस्था ठीक लग रही थी और क्योंकि पंडित के मित्र का गांव अभी काफी दूर था, साथ ही रात्रि होने वाली थी, सो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चले हैं, थकावट भी बहुत हो चुकी है, इसलिए आज की रात हम इसी मंदिर में रुक जाते हैं। भूख भी लगी है, सो भोजन भी कर लेते हैं और थोड़ा विश्राम करके सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। महाकाल ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, सो मैं देकर आता हूँ, तब तक तुम भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूंगा। और इतना कहकर महाकाल वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव से धुआं उठना शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव में आग लग गई थी। पंडित को आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि जहां भी ये महाकाल जाता है, वहां किसी न किसी तरह की हानि क्यों हो जाती है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने महाकाल से रात्रि में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों ने फिर से अपने गंतव्य की ओर चलना शुरू किया। कुछ देर बाद एक और गांव आया और महाकाल ने फिर से पंडित से कहा कि पंडित जी, आप आगे चलें, मुझे इस गांव में भी कुछ काम है, सो मैं आपसे आगे मिलता हूँ। इतना कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि खड़े होकर महाकाल को देखता रहा कि वह कहाँ जाता है और करता क्या है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ठीक उसी समय महाकाल फिर से पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन न हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो, वहां कोई न कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्या होता है? महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सचमुच आप अभी तक नहीं समझे कि मैं कौन हूँ? पंडित ने कहा, मैं समझ तो चुका हूँ, लेकिन कुछ शंका है, इसलिए यदि आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। महाकाल ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इसी बात की शंका थी। फिर भी महाकाल के मुंह से ये बात सुनकर पंडित थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछ ही लिया कि अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच ही यमदूत हो तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है
जिसे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। ये बात सुनकर पंडित ठिठक गया और बड़े दुविधा में पड़ गया कि यदि वास्तव में वह महाकाल एक यमदूत हुआ तो उसकी बात सही होगी, और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। तभी महाकाल ने कहा कि तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने के विचार से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है, और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ये बात सुनते ही पंडित को झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बात जान ली थी, जो कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए तो संभव ही नहीं थी। फलस्वरूप पंडित को विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच यमदूत ही है। इसलिए वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने, इस हेतु वह तुरंत पीछे मुड़ा और फिर से अपने गांव की तरफ लौटने लगा। परंतु जैसे ही वह मुड़ा, सामने से उसे उसका मित्र उसी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया, जो कि पंडित को देखकर अत्यधिक प्रसन्न लग रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देख पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, लेकिन क्योंकि वह बचपन से ही गूंगा व एक पैर से अपाहिज था, इसलिए न तो पंडित तक पहुंच पा रहा था और न ही पंडित को आवाज देकर रोक पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक न जाने क्या हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का सा आश्चर्य भरी नजरों से महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि पूछ रहा हो कि आखिर हुआ क्या उसके मित्र को। महाकाल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ ही सकते हो कि वह अपाहिज व गूंगा होने की वजह से ही तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी शक्ति नहीं होती शरीर में, इसलिए हृदयाघात की वजह से तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई और उसकी वजह हो तुम, क्योंकि वह तुमसे मिलने हेतु तुम तक पहुंचने के लिए ही अपनी सीमाओं को लांघते हुए तुम्हारे पीछे भाग रहा था। अब पंडित को पूरी तरह से विश्वास हो गया कि महाकाल सचमुच ही यमदूत है और जीवों के प्राण हरण करना ही उसका काम है। चूंकि पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था और जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चल सकता, वह सभी को एक न एक दिन मरना ही है, इसलिए उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया, लेकिन सहसा ही उसके मन में अपनी स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। इसलिए उसने महाकाल से पूछा, अगर मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? महाकाल ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के संदर्भ में सोचने या उसे देखने समझने का समय ही नहीं है। पंडित ने आगे पूछा, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए ये जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानकर व्यथित ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से तुमने स्वीकार कर लिया है, उसे देख मुझे ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी व्यथित नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 माह बाद आज ही के दिन, लेकिन किसी दूसरे राजा के राज्य में फांसी लगने से होगी, और आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार करोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि अब उसके पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित ने अपने मित्र का यथास्थिति जो भी कर्मकांड संभव था किया और फिर से अपने गांव लौट आया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे जितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के संदर्भ में जानने के बाद कुछ तो व्यथित होता ही है और उस मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ तो करता ही है। सो पंडित ने भी किया। चूंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। उसने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्राई होते हैं और वे उसकी इस मृत्यु से संबंधित समस्या का भी कोई न कोई समाधान तो निकाल ही देंगे। इसलिए वह पंडित राजा के दरबार में पहुंचा और राजा को सारी बात बताई। राजा ने पंडित की समस्या को अपने मंत्रियों के साथ बांटा और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी की सलाह से ये तय हुआ कि यदि पंडित की बात सही है तो जरूर उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जबकि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा।
यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही न तो मृत्यु नहीं होगी। ये सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, सो उसने पंडित के लिए महल में ही रहने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करवा दी। अब राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति उस पंडित से नहीं मिल सकता था, लेकिन स्वयं पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि उसे ये न लगे कि वह राजा की कैद में है। हालांकि वह स्वयं ही डर के मारे कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और आखिर वह दिन भी आ गया जब पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उससे पिछली रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया ताकि जल्दी से जल्दी वह रात और अगला दिन बीत जाए और उसकी मृत्यु टल जाए। लेकिन स्वयं पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था, इसलिए राजा या किसी और से इस बीमारी का जिक्र करने अथवा किसी चिकित्सक से इस बीमारी का इलाज करवाने का तो प्रश्न ही नहीं था। चूंकि पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर तभी पड़ता है जब ठीक से नींद नहीं आ रही होती, सो उसी रात पंडित रात को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और राजा के महल से निकलकर अस्तबल में आ गया। चूंकि वह राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे न ताए रोका न किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की बेहोशी में ही राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग हुआ ये कि उस महल में भी किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका न ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। रानी के एक ओर उस राज्य का राजा सो रहा था, दूसरी ओर स्वयं पंडित जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी की बगल में सोया हुआ देखा। राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित का गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो खुद ही समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिर दूसरे राज्य में और सीधे राजा के ही शयन कक्ष में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कौन था? राजा ने पंडित को राज दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा दिए जाने का फरमान सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर भी हिम्मत कर उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आपके शयन कक्ष में कैसे आ गया और आपके राज्य के किसी भी पहरेदार ने मुझे रोका क्यों नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और होने जा रही है। राजा को ये बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? कहना क्या चाहते हो तुम? राजा के सवाल के जवाब में पंडित से पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी बता दी और कहा कि महाराज, मेरा क्या, किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के ही कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सरासर आत्महत्या ही होगी और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद वह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। चूंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, इसलिए उसने तुरंत कुछ सिपाहियों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास पत्र भेजा और पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। शाम तक भेजे गए सैनिक फिर से लौटे और उन्होंने आकर बताया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में ही रहने की संपूर्ण व्यवस्था दे रखी थी और पिछले 6 महीने से ये पंडित राजा का मेहमान था। कल रात राजा स्वयं इससे अंतिम बार इसके शयन कक्ष में मिले थे और उसके बाद ये इस राज्य में कैसे पहुंच गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन अब राजा के लिए एक नई समस्या आ गई। चूंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी,
इसलिए अब यदि पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा के कथन का अपमान हो, और यदि राजा द्वारा दी गई सजा का मान रखा जाए तो पंडित की बेवजह मृत्यु हो जाए। राजा ने अपनी इस समस्या का जिक्र अपने अन्य मंत्रियों से किया और सभी मंत्रियों ने आपस में चर्चा कर ये सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का मान भी रहेगा और सूत के धागे से लगी फांसी से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, जिससे उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को ये विचार उपयुक्त लगा और उसने ऐसा ही आदेश सुनाया। पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी खुश थे कि न तो पंडित मरेगा, न राजा का वचन झूठा पड़ेगा। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी चढ़ने को तैयार था, जैसा कि महाकाल ने उसे कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया। पंडित के गले की नस कट चुकी थी उस सूत के धागे से, और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। हर धड़कन के साथ उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हक्के बक्के से पंडित को मरते हुए देखते रहे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कमजायर से सूत के धागे से किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उस घटना का सारा ताना बाना पहले से ही निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है।